तो आज दूसरा सेट करेंगे 2020 का। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 15 तक की सम संख्याएं लेनी है तो 2 से स्टार्ट करेंगे 14 तक। कितनी आएंगी 2 से 14 तक, 2 4 6 8 10 12 और 14 सम संख्याएं हो गई। कितने से भाग करें, 1 2 3 4 5 6 7 से भाग कर दो समांतर में, है ना। समांतर माध्य मतलब सबको जोड़ो और कुल संख्या से भाग दे दो। तो कितना आ रहा है, जोड़ो जल्दी से इसको, 6 6 12 12 और 8 20 20 10 30 30 12 42 42 14 56 56 बटे 7 कितना आ गया 8। तो समांतर माध्य हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इसी में ख देखते हैं, क्वेश्चन 1 का ख, साइन ए बराबर 4/5 है। साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान बताना है। tan ए बराबर क्या होगा ये बताना है। तो साइन ए मतलब क्या है, ये लंब बटे कर्ण है ना। तो ये लंब बटे कर्ण दिया हुआ है और तुम्हें क्या निकालना है, tan मतलब लंब बटे आधार निकालना है। तो आधार चाहिए तुमको, है ना। तो निकाल लो जल्दी से। हाँ, पाइथागोरस से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। और कोई भुजा निकालनी तो कर्ण में से माइनस करना, कर्ण निकालनी है तो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बाकी सबके लिए माइनस। तो हो गया, कर्ण तो मालूम है ना, यहाँ पे 5 है और लंब कितना है 4 है ना। यहाँ से तुलना करें तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा 9। 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, तो कर्ण बराबर 3 आया है। तो लंब बटे आधार बराबर, हाँ नहीं, लंब कितना है 4 है, 4 और कर्ण कितना आया है 3, तो 4/3 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग, यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए। इसी का ग, एक के ग में कह रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0, इसके मूल बराबर है तो सी का मान बताना है। मूल बराबर होने के लिए विविक्ति कर, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो b कितना है 2, 4 हो गया स्क्वायर और 4a, सॉरी b 2 नहीं है, b कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और 4 इंटू a और c कितना है, c निकालना है तुमको। अब यहाँ पे 64 माइनस 8c बराबर 0, इधर ले गए प्लस 8c हुआ और इधर 64, तो c बराबर 8 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 8 64। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, चौथा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन इसी का घ, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य एक बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। चलो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बोलो। यहाँ दिया हुआ है 2 बिंदु हैं, -2, 6, रोज करते हो ना सवाल। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ, ये a है और यहाँ पे b दिया हुआ है -2, 10। इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक तो कैसे करते हैं, a से b को मिलाते, ये 2 बिंदु हैं तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक जो यहाँ पे p होता है, दैट मीन्स x y निकालना है। ये a b है, यहाँ x1 y1 यहाँ पे x2 y2 होते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2/2, वही विभाजन सूत्र लग रहा है ना, लेकिन मध्य होता है तो m1 m2 की जरूरत नहीं होती है, मध्य बिंदु सीधे, हाँ। और y बराबर y1 प्लस y2/2, तो यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 है, तो -2, x2 कितना है वो भी -2/2, दोनों -4/2 बराबर -2। इसी तरह y बराबर y1 y2 16 हो गया, 16/2 बराबर 8। तो x y के निर्देशांक क्या हो गए, -2, 8। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक याद रखो। तो 1 के चाह में क्या करना है, लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर 9 का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो आधार का व्यास होगा। बेलन है ना, तो बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्त होता है। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और तुमसे इसका व्यास पूछ रहा है।
तो बहुत आसान है ना, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब तुम्हें पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, कितना 9 पाई, 9 पाई ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 पाई हो गया, अब पाई और पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 9 आया, तो आर बराबर 3 आया, वर्गमूल निकालेंगे तो व्यास बराबर क्या आ गया, त्रिज्या का दुगना, 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन हो गया 4, नंबर 4 सही हो गया, ठीक। अब दूसरे पे चलते हैं, क्या करेंगे, का नहीं करना है क्योंकि वृत्त है, वृत्त कटा हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल तो आएंगे लेकिन वृत्त से संबंधित जो सवाल हैं वो नहीं आएंगे, प्रमेय वगैरह। तो ख है कॉसेक 42 बटे सेक 48 का मान निकालना है, कॉसेक 42 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री, सेक 48 डिग्री इसका मान निकालना है। तो कैसे दिख रहा है ना, कोटि पूरक कोण है, तो 90 माइनस, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 48 चेंज करने के लिए बटे, अगर वही लिखना है कि वो उतना ही बना रहे तब उसको सेक में लिखते हैं, तो सेक ये हो गया 48। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक बनता है, तो सेक 48 बन गया, और यहाँ पे भी सेक 48 है, कट गया 1 आ गया, आंसर हो गया। तो पहले का दूसरे का ख, इसी तरह अब ये दूसरे का ग, दूसरे के ग में कह रहा है चित्र बना हुआ है और तुम्हें इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे चित्र बना हुआ है, देखो ऐसे चित्र बना है और एक वर्ग है यहाँ बीच में, इस तरह वर्ग दिया हुआ है, नाम रखा हुआ है क्यू पी और ये ओ है, यहाँ सी बी ए, ये वर्ग है, वर्ग की भुजा ओ ए दिया है, ओ ए बराबर, ये सब लिख देना, ओ ए बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें क्या करना है, छायांकित भाग ये वाला, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और बोला है कि ये जो त्रिज्य खंड है एक वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है तो केंद्रीय कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दिया गया खंड वृत्त का एक चतुर्थांश है, अतः कोण ओ बराबर 90 डिग्री, कोण ओ मतलब थीटा, एंगल ओ मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। कैसे लिखोगे, क्योंकि यह वृत्त का चतुर्थांश है तो केंद्रीय कोण कितना होगा 90 होगा, 4 भाग का 360 तो 1 भाग का 90, तो ये 90 हो गया। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे, हाँ त्रिज्य खंड क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा है 90 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 और आर मतलब त्रिज्या, आर कितनी है, त्रिज्या यहाँ दी हुई है, एक अंदर एक ओए बराबर दे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की, देखो त्रिज्या नहीं दी है, अब कैसे करोगे, जब त्रिज्या नहीं दी हुई है तो चतुर्थ भाग है ना वृत्त का, तो भी तो त्रिज्या ही चाहिए, कैसे आएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या तो दिया नहीं, अब क्या करोगे, तो देख रहे हो तुम यहाँ पे, ये देखो ये है 20 और ये वर्ग है ना, तो बी ए भी क्या है 20 है। अब तुम्हें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या बताओ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये क्या है, इसके बारे में क्या कहोगे, क्या है ये, क्या ये त्रिज्या नहीं है, ये भी तो त्रिज्या है ना भाई, ये चाप है ना, अरे ये चाप है तो ये पूरा वृत्त है, तो यहाँ केंद्र है तो सब त्रिज्या ही तो है हर जगह, है ना, तो यहाँ त्रिज्या है तो ये भी क्या है त्रिज्या है, पूरा वृत्त तक जा रही है, ठीक है। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ देखो ये क्योंकि यहाँ 90 है तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे और त्रिज्या वो भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा, तो पहले ही निकाल लेंगे, अगर हमें दिख गया है तो यहाँ पे ओ बी पहले निकाल लेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, यहाँ से निकाल लेंगे, तो कितना आ गया, ओ ए 20 का है, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 20 का स्क्वायर 400, फिर ओ बी ए भी 400, तो 400 400 800 हो गया, और वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 400 गुणे 2 20 रूट 2, ठीक है, 20 रूट 2 आएगा, ओ बी बराबर, तो त्रिज्या मिल गई, तो त्रिज्या हमारी है ओ बी बराबर त्रिज्या बराबर 20 रूट
2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या मिल गई। अब यहाँ पे रख देंगे और पाई के मान में ही निकालो, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाई ही रहने दो, बाद में ज़रूरत होगी तो रखेंगे। आर कितना आ रहा है 20√2, तो 20√2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया 400 और 2 800, स्क्वायर होगा ना, या √2 का स्क्वायर होगा, √2 का 2 हो जाएगा और इसका 400 हो जाएगा। तो 800 और यहाँ देखो बटे 4 है, 90 बटे ये 4 आएगा ना यहाँ पे, तो 800 बटे 4 और ये पाई और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे काट दो, 4 कम 4 4 200 आ गया, तो बराबर आ गया 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्य खंड का आया। वर्ग का क्षेत्रफल आगे हम लोग यहीं कर दे रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है OA है ना, OA, तो OA का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, कितना हो गया 400, तो 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का यहाँ लिख देना, छायांकित भाग, हाँ, भाग क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड माइनस स्क्वायर, त्रिज्यखंड माइनस वर्ग, तो कितना आ गया ये 200 पाई, 200 पाई माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसको क्या करें, 200 कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो क्या बचेगा पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग का। घ में भी क्या है, प्रायिकता का सवाल है जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं कटा है, इसको भी नहीं करना है। 3 के क में चलते हैं। द्विघात समीकरण दिया है, इसको हल करना है। द्विघात समीकरण x² + 2bx, x² + 2bx माइनस a² - b², ऐसे करके दिया हुआ है, इसको हल करना है। मतलब तुम्हें x बराबर कितना आएगा ये बताना है। तो गुणनखंड तो कर नहीं पाओगे इसमें, है ना, गुणनखंड करने में तो प्रॉब्लम होगी, तो क्या करें, सूत्र लगा दें इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो गुणनखंड करोगे तो +a² आएगा प्लस b -a² + b², कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं, सूत्र द्वारा लिखेंगे। सूत्र द्वारा क्या है, x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो सूत्र में आ गया -b कौन है, ये पूरा -b है ना, 2b, तो -2b ± रूट के अंदर इसका स्क्वायर, तो 4b² हो जाएगा, -4a कितना है यहाँ पे 1 है, c कितना है, ये पूरा c है, माइनस, हाँ, माइनस ऑफ a² - b², ये a है, यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा है, गुणा और ये माइनस में है, तो b² अपॉन 2a मतलब 1। अब यहाँ हो गया -2b प्लस माइनस, ये देखो कितना हो गया रूट में 4b² माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 4a², हाँ, गुणा कर दें अगर इसमें हम लोग तो क्या बन जाएगा, 4 हुआ यहाँ पे, और ये तो गुणा में है, a² - b² है ना, ऐसे गुणा में है, सब कुछ गुणा में है ना यहाँ पे, तो 4 ब्रैकेट में a² - b² बचा और बटे 2, समझ गए बात, ये माइनस ने इसको प्लस बना दिया क्योंकि सब गुणा में था। अब देखो 4a² - 4b², तो इससे कट जाएगा, तो 4a² खाली बचेगा, तो यहीं कर दें इस नीचे, तो -2b प्लस माइनस और रूट के अंदर ये बन रहा है 4b² प्लस 4a², फिर माइनस 4b², तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हुआ, अपॉन 2 बराबर, अभी नीचे है जगह, तो चलते हैं -2b प्लस माइनस, अब रूट के अंदर क्या बचा 4a², रूट के अंदर बचा 4a² पूरे का बटे 2, तो रूट तो निकल जाएगा, 4 का 2 और a का a² का a आ जाएगा, तो आगे यहाँ करेंगे, तो ये आ गया -2b प्लस माइनस
2a है ना, 2a पूरे का बटे 2। अब दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा इस 2 से, तो बचेगा -2b प्लस माइनस नहीं हाँ 2 का माइनस b है ना, यहाँ माइनस b बचेगा, तो -b प्लस माइनस a और पॉइंट 2 तो यहाँ से कट गया, क्या बचा -b प्लस माइनस a। ठीक है, तो दो आए, x का मान क्या हो गया, अतः x बराबर -b प्लस a तथा x बराबर -b माइनस a। तो इसको बराबर करके क्या लिख सकते हैं, a माइनस b कह सकते हैं, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो a प्लस b है ना, तो ये 2 आंसर हो जाएंगे इसके। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। तो 3 के ग में देखो कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिया हुआ है 40 तथा 60, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो परिमाप दिया है, लिखेंगे परिमाप दिया है, परिमाप त्रिभुज 2 त्रिभुजों के परिमाप, पहला परिमाप C1 बराबर 40 सेंटीमीटर, पहले त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज का परिमाप C2 बराबर 60 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लेंगे, पहले त्रिभुज का परिमाप इतना, दूसरे त्रिभुज का परिमाप इतना। क्या पूछ रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो फिर से वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, नहीं वो नहीं, कौन सा एक प्रमेय है ना हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये भुजाओं का अनुपात नहीं दिया है तुम्हें, उनके परिमाप का। तो परिमाप होता क्या है, भुजाओं का योग ही तो होता है, परिमाप बराबर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। इसी तरह यहाँ पे भी है भुजाओं का योग। तो तुम देखोगे अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाओं के योग का अनुपात भी बराबर आएगा। तो वही जो अनुपात भुजाओं का आ रहा है वही भुजाओं के योग का भी आएगा। अतः प्रमेय द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 है, दूसरे त्रिभुज का A2 है, ये लिख लेना कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2, तब A1/A2 बराबर जो आया है, जैसा बोला गया है भुजाओं का योग का अनुपात है ना, तो क्या हो जाएगा जो दिया है C1/C2 का स्क्वायर बराबर 40/60 का स्क्वायर। अब यहाँ ये कट गया और ये 2 दूने 4, 2 तिहाई 6 का स्क्वायर बराबर 4/9, 4/9 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 का घा करेंगे। 3 के घा में क्या कह रहा है, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं P और Q, इनके बीच की दूरी क्या बनेगी, PQ ही तो बनेगी। तो PQ बराबर 10 मात्रक, ये भी दिया हुआ है। तुम्हें ज्ञात करना है y का मान। ठीक है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाओ, लिखोगे दूरी सूत्र द्वारा, क्या है दूरी सूत्र, PQ बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर दिया है 10। ठीक है, दूरी सूत्र यही है ना, x1 y1 और ये क्या है x2 y2। तो रख दो यहाँ पे, कितना है x2 वहाँ पे 10 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 y, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस स्क्वायर बराबर 10। अब कैसे निकलेगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, रूट हटाएगा तभी तो समीकरण बनेगा। तो दोनों तरफ वर्ग लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या बनेगा, इधर क्या बन जाएगा 100 और इधर क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर 64 आएगा, है ना, 8 का स्क्वायर होगा ना, तो 64 हो गया। प्लस इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 100, ये बना। अब ये क्या बना, y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 और 100 यहाँ पे माइनस होगा, तो प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इक्वल 0। क्या आएगा, ये घटा लो, तो y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस में यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस
27 आएगा बराबर 0। अब हल कर लेंगे, गुणा करने पर 27 और माइनस क्या बता रहा है, घटाने पर 6, तो कौन है वो 9 और 3, तो y² प्लस y और 9 माइनस 3 घटा लिया -27 0। अब गुणा कर लो 9y, फिर यहाँ होगा -3y -27 इक्वल 0। अब गुणनखंड करो, y कॉमन लिया y प्लस 9, यहाँ -3 कॉमन लिया y प्लस 9 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, तो क्या बन गया y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, दो पद हो गए ना, दोनों में क्या कॉमन है, y प्लस 9 कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब एक बार ये 0 के बराबर होगा तो y प्लस 9 बराबर 0, देन y बराबर -9, और अगर ये 0 है तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो कौन सा मान्य होगा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये क्या पूछा गया था, दूरी पूछी गई थी, है ना, तो दूरी जो है वो धनात्मक होगी, ये मान्य हो गया। और ये हो गया 3 माध्य। एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है यदि बिंदु एक्स वाई 1,2 और 7,0 संरेखी हैं। तो 3 बिंदु तुम्हें दिए हुए हैं x, y, और दूसरा बिंदु है 1, 2 और तीसरा है 7,0। ये 3 बिंदु दिए हैं और कह रहे हैं ये तीनों संरेखी है। संरेखी है तो एक्स वाई में क्या संबंध आएगा, मतलब सूत्र क्या बनेगा, वही तुम्हें बनाना है। तो संरेखी का सूत्र लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, यदि बिंदु संरेखी हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y1 x3, तो y1 माइनस y2, 3 के बाद 1 2, ठीक है, बराबर 0। अब क्योंकि पूरे के साथ गुणा है, 2 उधर गुण 0 हो गया। अब यहाँ मान रखो, ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो रखो अब यहाँ पर, हाँ x1 x ही है, y2 कितना है 2 है, माइनस y3 कितना है 0, प्लस x2 1, y3 0, y1 y है, प्लस x3 कितना है 7, ब्रैकेट y1 y माइनस y2 2। ठीक, अब ये बिग ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सबको गुणा करना है, तो क्या आएगा 2x, इससे गुणा होगा 0 ही आएगा, तो 2x आया, है ना, इससे तो 0 ही आना है, तो 2x यहाँ आ जाओ 0 ही आएगा, और इससे गुणा होगा तो माइनस y आएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये बनेगा माइनस y, यहाँ आ जाओ प्लस 7y और माइनस 14 बराबर 0। तो x और y में संबंध बताना है, बस हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया 2x और प्लस माइनस माइनस 6y और माइनस 14 बराबर 0। तो फिर आगे ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ही रहने दो, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर हम निकालना चाह रहे हैं, y बराबर, तो इसको उधर लिख ले रहे हैं, ठीक है, तो प्लस हो गया। इधर क्या बचा 2x माइनस 14 बराबर 6y। अभी देखो दो सब में कॉमन है, काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, तो क्या बना x माइनस 7 बराबर 3y, है ना, यही रिलेशन है। या फिर y बराबर अगर लिखना चाहो तो 3 आगे भाग कर देगा, तो x माइनस 7/3, ये भी हो सकता है, यही x और y में संबंध है, या 3y बराबर, ये लिख लो, एक ही बात है। ठीक, अब देखते हैं इसका। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि साइन, चौथे का खा, साइन 3a इक्वल कॉस a माइनस 26, कॉस a माइनस 26 ऐसा दिया हुआ है, तो 3a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है तुम्हें, a का मान ज्ञात करना है। तो मालूम ही है कि कब हम कोणों को बराबर कब लिख सकते हैं, जब त्रिकोणमितीय अनुपात भी बराबर हो, साइन भी साइन हो, साइन भी कॉस हो, या फिर कॉस भी साइन हो, किसी एक को बदल लेते हैं। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90, इसको लिख सकते हैं कॉस, कॉस 90 माइनस
3a, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 3a ही तो लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा, यही चीज़ है। उसी तरह यहाँ पे वो वही है, उसको वैसे ही रहने दो। अब दोनों तरफ कॉस हो गया तो कोण बराबर हो गए। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, तो 3a उधर गया प्लस हुआ तो a प्लस 3a 4a, और ये इधर है ये भी प्लस हुआ, 90 प्लस 26 116 हो गया बराबर 4a। इसी को सीधा लिख लो, ये भाग करेगा यहाँ पे, तो a बराबर 116 बटे 4, तो क्या बन गया 4 दूनी 8, 3 4 9 36, तो a बराबर 29, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चौथे का गा देखो, गोले के वक्रपृष्ठ की माप दिया हुआ है, गोले का आयतन निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है वक्रपृष्ठ, किसका वक्रपृष्ठ? गोले का। तो गोले का वक्रपृष्ठ बराबर है 36 पाई 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तुम्हें आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है गोले का? 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो r चाहिए ना तुम्हें, यहाँ से r निकाल लो पहले। तो गोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखो, क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर बराबर 36 पाई, ये होता है। यहाँ से पाई कटा और 4 9 36, तो r स्क्वायर बराबर 9 आया, तो r बराबर 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या चाहिए? आयतन। तो यहाँ सूत्र लिखो, गोले का आयतन, हाँ गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो मान रख दो यहाँ पे। और ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू अभी रखते हैं बाद में। अगर r कितना है 3, तो 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ से 3 कट गया, तो 4 पाई और यहाँ पे 9 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ऐसे दिया था तो इसको भी ऐसे निकालें, पाई का मान रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये हो गया आंसर। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो चौथे के घ में क्या है दिया है, ये समीकरण है और इसके मूल, दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, है ना। x के दो मान आते हैं। फिर कह रहे हैं अगर अल्फ़ा और बीटा इसके मूल है तो इसका मान बताओ। ये जो एक्सप्रेशन दिया, ये जो व्यंजक दिया, इसका मान बताओ। तो तुम्हें अल्फ़ा और बीटा पता हो तब तो, है ना। तो हमें मालूम है, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा बीटा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ से अभी बता रहा हूँ, पहले कॉमन ले लो। क्या कॉमन मिल रहा है? अल्फ़ा बीटा, है ना। अल्फ़ा बीटा कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बचा प्लस यहाँ पे बीटा बचा। अब तुम्हें बताना है, तुम जानते हो कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये तुमने पढ़ा है। क्योंकि मूलों का योगफल ऐसे लिख लेना, मूलों का योगफल मतलब यही मूल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। कहाँ है माइनस बी? ये है ना बी, तो इसको बराबर करके लिख लो, क्या आ गया? माइनस, तो यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो प्लस बी मतलब 3 अपॉन ए मतलब 2, प्लस 3 अपॉन 2 आया। रख के एक बार दिखा देना, माइनस और बी का मान भी -3 और उसका बटे हो गया ए मतलब 2, तो ये आंसर आ गया +3 अपॉन 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। इसी प्रकार लिखोगे, इसी प्रकार मूलों का गुणनफल वो क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणा ऐसे तो लिखेंगे, तो गुणनफल होता है c अपॉन ए। पहले लिख देना, जैसे यहाँ योगफल लिखे हो वैसे यहाँ पे लिखना, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए। तो c कितना है? c कितना है? 5 और a है 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया और अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। अतः ये जो निकालना है हमको, है ना, अतः अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या निकाले थे? अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया? 5/2। यहाँ लिख देंगे 5/2। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया? 3/2।
तो यहाँ लिख देंगे 3/2 गुणा हो गया, 5 तिहाई 15/2 दूना 4, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवें का ये समीकरण दिया है, हल करना है तो करते हैं। ये क्या बनेगा 2x + 1 होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ लासा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लासा ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो 2x + 1 का होल स्क्वायर, और ये क्योंकि एक्स स्क्वायर है कि नहीं बटे में, तो एक्स स्क्वायर और +4 से गुणा होगा तो क्या बनेगा +4x स्क्वायर पूरे का बटे एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है ना पूरे का, तो स्क्वायर हुआ, और 4x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखो 5 × 2x + 1 पूरे का बटे x, यहाँ से एक x कट जा रहा है, कट रहा है ना, इधर जहाँ गुणा होगा तो एक कट जाएगा, एक बचेगा। अब यहाँ पे ये सब बचा, इसको खोल लो और इस x को ले जाकर यहाँ पर गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, सूत्र खोल रहे हैं, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 2a पहुंचे थे। अब देखो तो 4 ये हो गया ना 2ab, अब क्या बचा, सिर्फ ये बचा, तो यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर, और x उधर चला गया है तो 5x बनेगा कि नहीं, यहाँ पे 5x इससे गुणा होगा तो 10x स्क्वायर, फिर 5x इसके प्लस 5x, ठीक, इतना बचना, ये तो x कट ही चुका है। अब सब एक तरफ कर लो, 4x स्क्वायर, यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर, 8x स्क्वायर है ना, हुआ, प्लस 4x प्लस 4x, और ये +1 है, ये आगे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और ये सब इधर ले आओ तो -10x स्क्वायर -5x बराबर 0। अब फिर से -10 + 8 क्या आएगा, -2x स्क्वायर प्लस 4x -5x -1x x और +1 बराबर 0। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो -1 से पूरे में गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x -1 बराबर 0, उधर भी गुणा हुआ है, ठीक है, 0 से तो 0 ही आएगा। अब क्या करें, ऐसी संख्या a × c, 2 × 1 a × c करते हैं ना, 2 × -1 बराबर कितना आ रहा है -2। ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 2 आए और घटाने पर 1 आए, तो 2 × 1 2 ही तो है, 2 और 1 है, तो कर देते हैं। ये मैंने समझाने के लिए किया है, इसको हटाते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x और ब्रैकेट में 2 -1 बराबर 0, गुणा करो तो 2x -x -1 बराबर 0। अब 2 का पेयर, तो यहाँ पे 2 अगर हमने कॉमन लिया, 2x लेंगे ना, 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे -1 इन दोनों में -1 मिलेगा, तो x प्लस 1, क्योंकि माइनस लेने पर साइन चेंज हो जाते हैं, बराबर 0। अब हल कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बचेगा, x प्लस 1 और 2x माइनस 1, तो ये हो गया x प्लस 1 2x माइनस 1 बराबर 0। तो अगर ये 0 है तो x बराबर -1, और अगर ये 0 है तो 2x माइनस 1 बराबर अगर 0 है तो फिर x बराबर क्या आएगा, उधर गया 1 आया और 2 आगे भाग दिया तो 1/2 हो गया। तो कौन सा मान्य होगा, क्या था ये, इसमें हमें निकालना था पाँचवें का हल करना, तो दोनों ही मान हो, इसमें तो हल करना है, ये तो बताना नहीं है लंबाई वगैरह ऐसा कुछ बताना नहीं है। तो x के मान 2 हो गया, अतः x बराबर -1, 1/2, ये आंसर होगा। क्या है, 5 के ख को नहीं करना है क्योंकि इसमें सर्वसमीका का प्रयोग है, इसे नहीं करेंगे। 5 का ग, जिसमें हमें एक आंकड़ा दिया गया है जिससे हमें क्या ज्ञात करना है, विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है इस आंकड़े का। और इस सवाल को हम लोग हमने अभी तक 8 सेट हल किए हैं, और 8 नहीं 9 सेट हल हो चुके हैं। उन सभी में, हाँ लगभग 10 सेट सभी में आया हुआ है, 10 सेट हो चुके हैं मैथ्स के।
और सभी में ये सवाल आ रहा है, माध्य माध्यिका माध्य माध्यिका। तो जिसको समझना है वो पिछले सेट्स को जाके देख सकता है। यहाँ पे इस सवाल को भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। वही एक लेंदी प्रोसेस है, कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर समझना है तो पिछले पेपर्स के सॉल्यूशन देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने हर पेपर में समझा है, तो तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको भी छोड़ रहे हैं और पहुँच रहे हैं 6 के क पर, क्योंकि घ में भी वृत्त है, 5 के घ में भी वृत्त है जो कि सिलेबस में नहीं है, इसको भी छोड़ रहे हैं। 6 का क करेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल है भाई, वृत्त पे आधारित जो प्रमेय वगैरह है वो नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल तो है। तो यहाँ पे प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन है जो कि हमें नहीं करने हैं, ठीक है। तो 6 के क करेंगे। तो चलो 6 के क में देखो क्या कह रहा है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस सवाल करने के लिए शांत जल का मतलब होता है नाव अधिकतम कितनी स्पीड से चल सकती है। अगर तुम्हें तालाब में नाव चलानी हो तो जितनी तुम्हारी ताकत है उतनी स्पीड से चला पाओगे ना। तो मैक्सिमम तुम्हारी ताकत कितनी है, अगर तुम्हें अपनी मैक्सिमम ताकत नापनी है तो शांत जल में चेक करोगे कि नदी में। अगर तुम्हें देखना हो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी तेज चला सकते हो नाव, तो कहाँ चेक करोगे? शांत जल में, जो रुका हुआ पानी है। नदी में तो नदी भी असर डालेगी ना, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी तेज तुम चला सकते हो। वो तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम शांत जल में करोगे। तो इसका मतलब यही है कि नाव की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिख देते हैं शांत जल में चाल, लिखा सब लिख देंगे। नाव की चाल, शांत जल में चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, शांत जल में। अब देखो, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लेती है। एक बार धारा की दिशा में नाव चलती है, एक बार धारा के विपरीत चलती है, और दोनों बार कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। और टोटल समय जाना और आना मिलाकर 4.5 घंटा। तो यही बातें हम लिखेंगे। तो लिख देंगे धारा की, पहले लिख लेते हैं धारा के विपरीत क्या क्या दिया है। धारा की दिशा में, तो यहाँ लिख देंगे धारा की दिशा में जो जो हो रहा है वो सारी बातें लिख देंगे। धारा की दिशा में क्या क्या मालूम है? दूरी दिया हुआ है, दूरी बराबर 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। चाल कितनी हो जाएगी? नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल हो जाएगी नाव की चाल माइनस नदी की चाल, ठीक है। नाव की चाल माइनस नदी की चाल। तो नाव की चाल है 15 किलोमीटर माइनस नदी की चाल माना v है। तो एक बार यहाँ लिख देंगे माना नदी की चाल, धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर v, ठीक है। बताओ क्या हो रहा है? अगर तुम धारा की एक मिनट, धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, तो प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पे धारा की दिशा में। जैसे धारा इधर बह रही है और तुम नाव भी इधर ही ले जा रहे हो, अपनी फुल स्पीड से चला रहे हो जितनी ताकत है, तो तुम्हारी ताकत और धारा की ताकत दोनों जुड़ जाएगी, है ना। तो 15 प्लस v, इतनी स्पीड से चलेगी। और अगर उल्टा आओगे, धारा इधर है और तुम नाव इधर चलाना चाह रहे हो, तो क्या होगा? हाँ, तुम्हारी ताकत जितनी लगा रहे हो उसमें से नदी वाली ताकत कम करके तब जितना बच रहा है उस ताकत से तुम आगे बढ़ रहे हो। होगा कि नहीं? तुमने ताकत लगाई तो किस ताकत से आगे बढ़ रहे हो? नदी वाली माइनस हो गई, अब जो बची हुई ताकत है उससे तुम आगे बढ़ रहे हो, तभी तुम माइनस कर रहे हैं। तो यही होता है, इसको सापेक्ष चाल बोलते हैं, ठीक है। तो नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस v। अब लिखेंगे समय कितना लगा। समय, धारा की दिशा में दूरी चलने में समय मान लिया t1 है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है ना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। जाने में लगा समय हो गया, दूरी कितनी है? 30, चाल कितनी है? 15 प्लस v, ठीक, बन गया। तो ये t1 मिल गया, भाग नहीं देना है। पहला समय, जाने में लगा समय। अब धारा के विपरीत लिखेंगे, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या क्या? दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। और चाल, चाल अभी धारा के विपरीत घट जाएगी, 15 माइनस v। और फिर समय, हाँ,
हाँ समय t2, समय बराबर फिर से दूरी बटे चाल, तो 30/15 माइनस v, ये समय हो गया। ठीक है, एक ये मिल गया। अब कुल समय दिया हुआ है, कुल समय 4.5 घंटा, कुल समय बराबर 4 घंटा 30 मिनट, है ना। 4 घंटा 30 मिनट को अब क्या करोगे, 4 तो 4 घंटा ही है, प्लस 30 मिनट को 60 से भाग दोगे, 30 दूना 60, 1/2, तो 4 प्लस 1/2 घंटा, पूरा घंटे में बदल लेना, 4 दूनी 8, 1 9/2 घंटा, 9/2 घंटा हुआ। कुल समय 9/2 घंटा है, तो कुल समय तो इन दोनों को जोड़ के ही मिलेगा ना, T1 प्लस T2, तो यहाँ लिख देंगे, अर्थात कुल समय मतलब T1 प्लस T2, वो कितना है 30/15 प्लस v, और प्लस T2 है 30/15 माइनस v, 30/15 माइनस v बराबर 9/2 हुआ ना। अब इसी को हल करना है, तो ये समीकरण बना है, देखो ये समीकरण एक बना है, ये वाला, इसी को हल करना है। तो अब हल करते हैं, लासा इन्हीं दोनों का गुणनफल आएगा, तो देखो यहाँ पे लासा हो गया 15 प्लस v और 15 माइनस v, तो 15 प्लस v कटेगा, ये बचेगा, 30 से गुणा होगा, 30 गुणे 15 माइनस v, फिर यहाँ प्लस लगा, प्लस लगाओ, इससे ये कटेगा, ये बचेगा, 30 से गुणा होगा, 15 प्लस v बराबर 9/2। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ गुणा कर लो सब, तो क्या हो गया, 15 तिहाई 45, 450 माइनस 30v प्लस 450 प्लस 30v हुआ, बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस v स्क्वायर बराबर 9/2। तो देखो प्लस 30v और ये माइनस 30v, ये कितना हो गया 900, तो ये 900 बटे 225 माइनस v स्क्वायर बराबर 9/2, 2 इधर गुणा हो जाएगा, ये पूरा उधर गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो 9 गुणे 225 माइनस वी स्क्वायर, 9 गुणे 225 माइनस वी स्क्वायर, इधर लिख ले रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, इन दोनों का गुणा ही होना है, तो इसको हमने इधर लिख लिया है, और इसका इससे गुणा होना है, तो ये हो गया 1800 हो गया। अब इसको हल करो, अब देखो यहाँ कट जा रहा है, 9 कॉमन है ना यहाँ पे, 9 तो यहाँ कॉमन है, पहले ही काट देना चाहिए था यहीं से, ये हो रहा है ना 1800, क्यों 900 से कट नहीं जाता, तो यहाँ 9 और 9 दूना 18, 200, तो ये क्या आया माइनस वी स्क्वायर प्लस 225 बराबर 200, है ना। तो इसको भी इधर कर लो, और माइनस हटाना है हमको, तो क्या लिखें, वी स्क्वायर माइनस 225, और ये माइनस होगा, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 200, v सारा कैंसिल हो गया, v कहीं नहीं बचा, v कैंसिल हो गया, और इधर 15v, तब तो आसान ही हो गया। चलो, तो यहाँ से आ गया प्लस 200 बराबर 0, तो v स्क्वायर माइनस 25, तो v स्क्वायर बराबर 25, तो v बराबर 5, तो नदी की चाल हो गई, अतः नदी की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 6वीं का खा देखो, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार, कहाँ से देखना है, मीनार से देखना है। ठीक है, कह रहा है ना, सड़क की एक ओर स्थित एक मकान है, मकान सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत का अवनमन कोण, तो देख कहाँ से रहे हैं, मीनार से देख रहे हैं। तो मान लो ये सड़क है, ये सड़क है, और इधर मकान है, ये मकान है।
अब इस मकान को कहाँ से देखना है? मीनार से। मीनार तो ऊंची होगी, तो मकान की छत का, अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसा जैसा भाषा लिखा है समझ लेना। अब समझो, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान, ये सड़क है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान है ना, सड़क के उस पार, इस पार से उस पार यहाँ एक मकान है। उस मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान के शिखर का अवनमन कोण, शिखर से मकान के शिखर का अवनमन कोण, मतलब यहां से इसको देखना है, तो क्षैतिज रेखा ये हो गई ना, यहां से बनेगा अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तथा इस यहीं से इसके इसका क्या कहते हैं इसको, सड़क क्या है ये, मीनार, आधार। तो मकान के शिखर का और मकान के आधार का, अब यहीं से देखना है, मकान के आधार को जब देख रहे हैं तो कितना डिग्री कोण बन रहा है? ये वाला कोण, समझे भाई, अवनमन कोण 65 डिग्री नहीं है। 65 डिग्री कैसे निकालोगे? जो कोण जानते हो वही देगा ना, 30, 60, 45, 90 ये सब देगा। तो 60 डिग्री है, और मकान की ऊंचाई दी हुई है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो ये बराबर 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, माना मीनार की ऊंचाई कैपिटल H है और सड़क के दूसरे मीनार 10। बस अब कैसे करेंगे? तो दो त्रिभुज यहाँ हमें बनाने पड़ेंगे। देखो कौन कौन से दो त्रिभुज। पहला अगर हम यहाँ से मिला दें इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को, तो ये दूरी कितनी है बताओ? ये दूरी है h माइनस 10 है, ये ऊंचाई है ना, क्योंकि यहाँ तक 10 है ना, और पूरी कितनी है? ये पूरी कितनी है? h ही तो है। 20 क्यों बोल रहे हैं यार? जितनी जितनी ये बड़ी है उतनी बड़ी तो है ये, तो पूरा ये h है और यहाँ तक 10 है, तो बचा हुआ कितना हुआ? h माइनस 10, h माइनस 10 बचा हुआ, h माइनस 10। तो यही सब लिख देंगे। माना मीनार की ऊंचाई h है, अब यहाँ कुछ नाम रख दो सबका, ताकि बता सके कौन किसके बराबर है। A B C, यहाँ D और यहाँ पर E रख देते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई AC बराबर h, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई AC बराबर h, और AC बराबर किसके है? BD के, BD के है, ठीक है, BD है, ओके। तथा BE क्या लिखेंगे? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई BE बराबर 10 मीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे DE बराबर h माइनस 10, ये सब कुछ लिख देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। अब लिखेंगे माना, अब कहाँ माना नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या मालूम है? लंब बटे आधार। अच्छा कोण क्या है यहाँ का बताओ? यहाँ का कोण कितना है? ये जो ये एकांतर कोण ना, समांतर से तिर्यक रेखा, समांतर से तिर्यक रेखा, तो कितने डिग्री का? 60 डिग्री, ठीक है, 45, 60। तो ABC में लंब बटे आधार, दैट मीन्स AC अपॉन AB बराबर लंब बटे आधार, ये होता है tan थीटा, और AC कितना है? h माने हो, मीनार की ऊंचाई है, और AB तो तुम्हें पता नहीं है, निकालना है, निकालना पड़ेगा, AB है, तो ये आ गया tan 60 डिग्री, ठीक। तो tan 60 का मान बताओ, यहाँ से h बराबर क्या आया? हाँ, √3, और h बटे AB बराबर √3, तो h बराबर क्या आ रहा है? AB √3, ठीक है, और AB हमें चाहिए होगा, यहाँ से चलो अभी निकालते हैं, जो ज़रूरत होगी वो निकालेंगे। तो AB √3। अब यहाँ चलते हैं त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में
बताओ क्या क्या है। फिर से वही लंब कहाँ है, कोई भी ले लो, ये आधार है ना, तो लंब बटे आधार कह सकते हो, लंब बटे आधार। तो क्योंकि आधार तो ये है ना, जहाँ पे कोण बनता है वो होता है आधार, तो ये हो गया लंब। यहाँ पे भी DE बटे CD बराबर लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो डी कितना है, h माइनस 10 है। CD कितना है, CD तो AB के बराबर है, यहाँ लिखा होगा कहीं, नहीं लिखा, ये भी लिख दो। हाँ तो AB CD के बराबर है ना, तो यहाँ CD की जगह हम AB लिख सकते हैं कि नहीं। AB बराबर tan थीटा कितना है 45, तो tan 45 डिग्री। एक बार यहाँ लिख देना AB बराबर CD, ये और ये लाइन है ना। अब चलो यहाँ पे लिखो tan 45 की वैल्यू बताओ, 1 होता है, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ 1 लिख दो। तो AB जाकर गुणा होगा 1 से तो AB ही बनेगा, यहाँ 1 आएगा गुणा होगा AB। अब देखो AB तुम्हें क्योंकि h निकालना है, तो यहाँ से हमें AB बराबर लिखना होगा, कितना है, यहाँ से लिख दो AB बराबर क्या आ रहा है, h बटे √3 आ रहा है, कैपिटल H बटे √3। ये मान तुम्हें वहाँ पे रखना होगा। समीकरण नंबर 1 इसको डालो, ये समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 1 से AB का मान रखने पर तो h माइनस 10 बराबर AB की जगह क्या लिखें, h बटे √3, h बटे √3। अब ये इधर आएगा 10 उधर जाएगा, तो h माइनस h बटे √3 बराबर प्लस 10, माइनस है उधर जाके प्लस हो गया। अब ये लासा लेंगे तो √3h माइनस h पूरे के बटे √3 बराबर 10, √3 इधर चला जाएगा और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो h √3 माइनस 1 बराबर 10√3 है ना। हाँ 10√3। देखो √3 की वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है इसमें, नहीं √3 की वैल्यू नहीं, इसी में आंसर निकालना होगा। तो h बराबर क्या आएगा, 10√3 पूरे का बटे √3 माइनस 1। अब परिमेयकरण, जब भी बटे में रूट आए परिमेयकरण, √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 से गुणा। चलो आगे यहाँ पे करो, तो a² माइनस b² बना, तो बटे में आ गया 3 माइनस 1 है ना। और यहाँ पे 10√3, अब यह गुणा कर सकते हैं, कर देते हैं है ना, कुछ बन रहा है तो हाँ 10 इंटू 3 30 है ना, 10 इससे गुणा होगा, √3 3 होगा, 10 3 30, फिर 10√3 1 से होगा तो 10√3 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 10√3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 2, तो बराबर करके आ गया। अब यहाँ कॉमन क्या ले सकते हो, 10 ले सकते हो ना, 10 ले लो, तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस √3 पूरे का बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 इंटू 3 प्लस √3 या फिर 15 प्लस 5√3 है ना, ये आंसर हो जाएगा मीटर, यही मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, h आ गया ना, ठीक। अब देखो छठे के गा में क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3 और 4 के अनुपात में है। तो माना लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3x और ऊंचाई 4x। पहले लिख देंगे, दिया है अनुपात, दिया है त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, तो लिखेंगे त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या अनुपाते ऊंचाई बराबर 3:4। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अतः त्रिज्या r बराबर 3x और ऊंचाई h बराबर 4x हो गया, सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो इसे भी हम लोग सेंटीमीटर बोल देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, ये है
यदि इसका आयतन 301.44 घन सेंटीमीटर हो, आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन बराबर 301.44 घन सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 लेना है, पाई बराबर 3.14। तो मालूम है अब शंकु का आयतन दिया है तो शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे, है ना। और शंकु का आयतन का सूत्र बोलो। हाँ, शंकु का आयतन, ये तो इसी के नीचे लिखते चले जाते हैं ना, पाई का मान यहीं लिख लो, पाई बराबर दिया हुआ है 3.14। अब शंकु का आयतन इसी के नीचे लिखेंगे तो 1/3 पाई r² h बराबर ये दिया हुआ है 301.44। अब यहाँ पे r और h का मान रख दो यहाँ जो लिए हो, तो 1/3 गुणे पाई का मान रखना है ना 3.14, तो 3.14 और r की जगह रखेंगे 3x का स्क्वायर गुणे h 4x बराबर 301.44। अब यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, 3.14 गुणे 9 x स्क्वायर, 9 ये भी होगा, और गुणे 4x 301.44। अब यहाँ देखो 3 से ये कट रहा है, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12 x क्यूब है ना, तो 3.14 गुणे 12x क्यूब बराबर 301.44 बटे ये आ जाएगा ना नीचे। अभी अगली लाइन में करते हैं, ठीक है। अब ये सब बटे में चले जाएंगे तो x क्यूब आएगा, x क्यूब बराबर 301.44 बटे 3.14 गुणे 12। अब देखो दोनों में दशमलव समान अंक पे है, दशमलव हट जाएगा तो अब यहाँ आ जाते हैं। x क्यूब बराबर 30144 अपॉन 314 इंटू 12। अगर इन सबको अब तुम गुणा करोगे, भाग करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें यहाँ पता है घनमूल निकालना है, तो सबका गुणन, इसका गुणनखंड कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, तभी होगा। और गुणा भाग करने के चक्कर में पड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी, डेसिमल में, दशमलव में आने लगेगा। तो देखो 30144 का गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, तो देखो कितना आता है 30144, 2 15 30, और फिर दो, अब दोनों लेना है तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, एक साथ दो नहीं ले सकते, आगे जीरो बढ़ाया तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 0 हम 0, 2 तिहाई 6 और एक यहाँ 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4 0 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 0, फिर 0 बढ़ेगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो। 2 एकम 2, एक यहाँ गया, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर इसको करना है तो 0 उतारना पड़ा, और 2 सत्ते 14 और फिर 2 दूना 4, 2 देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तभी तो 7, हाँ यहाँ 7 होना चाहिए, तभी मैंने कहा ये कैसे आ रहा है। तो 2 सत्ते 14, एक यहाँ आ गया, 2 पंजे 10 और 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, और फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 1 2 छंग 12 और 1 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब सही जा रहा है ना सब, देख लेना। 2 एकम 2, एक हासिल गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 1 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ठीक है। अब 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, एक गया, 3 पचे 15, 2 3 सत्ते 21। अब ये अभाज्य संख्या है, ये नहीं कटेगी, 157 से ही कटेगी, ठीक।
तो इसका गुणनखंड यहाँ लिख देंगे। देखो 3 3 का जोड़ा बन रहा है, घनमूल निकालना है, इन दोनों का नहीं बन रहा है, तो वहीं लिख देंगे गुणन। अब इसी तरह से 314 और 12 का कर लो। तो 314 का करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 157, एकम 157। और 12 का करोगे तो पता ही है 12 का कितना आएगा, 12 का हो गया 3 चौक 12 और फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 × 2 2 है ना। सबका कर लो, यहाँ लिख लो। तो इसका कितना आया है, 2 3 3 6 और ये तो 6 बार 2 आया है, 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, फिर 3 और 157, 3 गुणे 157, ठीक है, ये आया है। और बटे में क्या आया है इसका, 2 गुणे 157 और इसका कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। तो 157 यहाँ से, 157 यहाँ से, फिर ये 3 और ये 3, 1 1 यहाँ यहाँ, ये कट गया सब, है ना। तो ठीक है, तो ये तीनों कट गए, ये इससे कटा, ये इससे कटा और ये वाला इससे कट गया, तो बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2। तो फिर ये आया है x क्यूब। तो x बराबर क्या आएगा, इसी का घनमूल, 3 के जोड़े में से एक बाहर 2 आ गया, तो x बराबर 2। अब हमें निकालना है क्या, त्रिज्या। तो पूछा है इसमें, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अतः त्रिज्या r बराबर क्या लिए थे तुम, त्रिज्या 3x। तो यहाँ लिखोगे 3 × x, x मतलब 2, तो बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो छठवें का घ। छठवें घ में कह रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो हमें मालूम है, माना 2 अंकों से बनी संख्या, माना 2 अंकों से बनी संख्या क्या होगी, बराबर एक्स वाई बोलते हो, और इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, 10x + y, दहाई का अंक इकाई का अंक, ये हो गई 2 अंकों से बनी संख्या। उसके बाद कह रहा है एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। और yx होगा तो क्या लिखोगे, 10y + x, ये संख्या हो गई। इन दोनों का योगफल 66 है, मतलब इस संख्या और इस संख्या का योगफल 66 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ो। 10x + y में जोड़ना है 10y + x और बराबर आ रहा है 66, ऐसा दिया गया है। तो 10x 10y कितना हो गया, 10x और 1x 11x, ये हो गया 11x, और 10y 1y 11y बराबर 66। अब 11 से कट जाएगा 6, तो x + y बराबर 6, समीकरण नंबर 1 बना। और दूसरे समीकरण के लिए कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंक कौन है, x और y है ना, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या करें, जो बोला है अंकों का अंतर मतलब घटाना, तो कोई भी कर लो, x - y कहो चाहे y - x कहो, वो कितना है, 2 है, अंतर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, हल करें, जोड़ लें विलोपन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ लेते हैं। जोड़ोगे तो देखो, लिख देते हैं एक बार, x + y और x - y बराबर कितना है, x + y 6 है और x - y कितना है, 2 है। तो जोड़ रहे हो, ठीक है, पहले लिख देना समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो ये कैंसिल हो गया, x 2x हो गया बराबर 6 2 8 हो गया, तो x बराबर 4, x आ गया। y निकालना है, समीकरण 1 में रख दे, तो x मतलब 4 लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 में मान रखने पर x की जगह पे 4 + y बराबर 6, तो y बराबर 4 उधर जाके घट गया 2, x और y मिल गया। अतः संख्या
अतः संख्या बराबर, ये है ना संख्या, संख्या ही निकालनी है ना, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ रख दो 10 गुणे x मतलब 4 प्लस y 2, ये हो गया 40 प्लस 2 बराबर 42, अतः संख्या 42 है, 42 है। ठीक है, देखें आखिरी खंड है संख्या, देखो 2 दिया है अथवा अथवा करके, तो एक इसमें से करना है जिसमें कि पहला वाला है समांतर श्रेणी का, वो सिलेबस में नहीं है, वो नहीं करना है। समांतर श्रेणी का है तो नहीं करना है। दूसरा अथवा में कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो पहले मानना पड़ेगा, माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, तो लंबाई, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, तो बताओ क्षेत्रफल कितना हो गया। अभी क्षेत्रफल नहीं पता है, क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देंगे ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगली लाइन में फिर लिखेंगे x गुणे y, और x गुणे y क्या बनेगा, xy, ये क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यदि लंबाई बराबर कितना करना है, 2 मीटर की वृद्धि, 2 मीटर की कमी, दैट मीन्स लंबाई x माने थे ना, तो उसमें से 2 मीटर की कमी मतलब x माइनस 2, चौड़ाई बराबर 2 मीटर की वृद्धि कर दें तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2, चौड़ाई को y माने थे, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तब क्षेत्रफल बराबर 10 मीटर बढ़ जाता है। तो पहले क्षेत्रफल ये था, अब 10 मीटर बढ़ गया, 10 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल हो गया xy प्लस 10 वर्ग मीटर, है ना, स्क्वायर मीटर, और ये सब है मीटर। ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसा कर दे रहे हैं, 10 वर्ग मीटर बढ़ गया। अब पुनः, अब यहाँ पे तो क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, इस लंबाई और चौड़ाई के अनुसार। अब तो लंबाई ये है ना, चौड़ाई ये है, तो क्षेत्रफल के सूत्र लिखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x माइनस 2 गुणे y प्लस 2 बराबर ये वाला क्षेत्रफल है ना, हाँ, एक्स वाई प्लस 10। अब इसको थोड़ा सरल करो तो एक समीकरण बन रहा है, तो करो, यहाँ गुणा करो x का y से, x के 2, एक्स वाई प्लस, अरे माइनस कर दोगे, हो गया फिर एक्स वाई प्लस 2x, फिर माइनस 2i माइनस 4। अब यहाँ पे एक्स वाई इधर कर लो, एक्स वाई इधर लाओ, तो माइनस एक्स वाई और बराबर 10 बचा, है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, 2x माइनस 2y माइनस 4 उधर 10 है, सब माइनस 4 उधर कर दो, 14 हो जाएगा। तो 2x माइनस 2y बराबर 14, 2 से काट दो तो x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 1 बना। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा कह रहा है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, तो पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार क्या कर दिया जाए, लंबाई कितनी हो जाए, 2 मीटर की वृद्धि, तो लंबाई x माने थे, उसमें 2 मीटर बढ़ गया तो लंबाई इतनी हो गई, और चौड़ाई बराबर 3 मीटर की कमी, चौड़ाई तुमने y माना था तो y में से 3, ये चौड़ाई हो गई। अगर ऐसा कर दिया जाए तब क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वही लिखेंगे, बताया गया क्या हो जाता है। तब क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, जितना पहले था उससे 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो एक्स वाई माइनस 45 वर्ग मीटर, ये हो गया। अब यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, ये वाली लंबाई चौड़ाई के लिए, है ना, हाँ, x प्लस 2 गुणे
y माइनस 3 इक्वल एक्स वाई माइनस 45। अब सबको इधर कर लो, पहले गुणा कर लो, तो क्या हो गया एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6। इसको इधर लाओ, माइनस एक्स वाई बराबर माइनस 45। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, अभी हो गया माइनस 3x प्लस 2y, 6 उधर भेज दो तो जुड़ जाएगा ना यहाँ पे। तो 45 में से 6 गया 39, 39। इसको कट नहीं रहा यहाँ पे, कुछ आसान नहीं बना है ना। 2y, चलो देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव बना लें तो 3x माइनस 2y माइनस 39, माइनस 39, और ये माइनस 39 तो पहले ही आया था ना, तो ये प्लस 39 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गया। इन्हीं दोनों को हल करना है, तो किसी एक को गायब करो तो क्या करना पड़ेगा, 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा कि 2 से गुणा करें ताकि y कट जाए। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो यही लिख देंगे पूरा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो लिख दो सीधा अब, तो समीकरण 2 ये हो गया 3x माइनस 2y बराबर 39, और इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो 2x माइनस 2y, तो पहले से था वही रहने दिए होते तो काम हो जाता, लेकिन हमें क्या पता कि ऐसा बनेगा, है ना। तो गुणा कर लेते हैं, तो 2x माइनस 2y बराबर 14। तो 2x माइनस 2y, एक मिनट, माइनस क्यों आ रहा है, प्लस करना होगा ना, तो घटाने पर कहेंगे, एक में से 2 में से एक को घटाने पर कहोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, और उधर भी हो जाएगा यहाँ माइनस 14। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो ये माइनस 2y और प्लस 2y, 3 में से 2 गया 1x, और 39 में से 14 घटा दो, 9 में से 4 5, और 3 में से 1 2, तो x बराबर 25 आया। तो x क्या है, लंबाई है, अतः लंबाई बराबर 25। हाँ, चौड़ाई भी y निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हाँ x का मान समीकरण 1 में या 2 में, 1 में सही पड़ेगा, सरल है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह रखेंगे 25 माइनस y बराबर 7, तो फिर यहाँ से y इधर करो, पॉजिटिव बन रहा है, तो y बराबर 7 इधर जाकर माइनस, उसी को सीधा लिख रहे हैं, है ना। y इधर किए प्लस, 7 इधर गया माइनस, उसी को सीधा लिख लिया। 25 में से 7 गया 18 मीटर, तो बस लास्ट में लिख लेंगे, अतः लंबाई यानी x बराबर 25 मीटर तथा चौड़ाई y बराबर 18 मीटर, आंसर। ठीक।